नमस्कार दोस्तों। आज से हम ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे। जो भारत का भूगोल है उसको बहुत अच्छे से एकदम डिटेल में छोटा छोटा टॉपिक लेंगे, आधे आधे घंटे पौने पौने घंटे का हम उसका डिस्कशन करेंगे। और ये ज्योग्राफी जो है वो अनेक परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, चाहे वो पेट की परीक्षा हो, चाहे एसएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, एमपी ट्रिपल एससी, यूके ट्रिपल एससी, यूपीएससी या स्टेट की पीसीएस एग्जामिनेशन हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये ज्योग्राफी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विश्व की ज्योग्राफी और भारत की ज्योग्राफी के रूप में हम अध्ययन करते हैं, लेकिन भारत की ज्योग्राफी अपेक्षाकृत ज़्यादा पूछा जाता है और मेरे ख्याल से वर्ल्ड ज्योग्राफी की अपेक्षा ज़्यादा कठिन भी पड़ता है। तो आज से हम भारत की ज्योग्राफी यानी कि इंडियन जो ज्योग्राफी है उसका अध्ययन शुरुआत करेंगे। उसमें बहुत सारे विषय हो सकते हैं। तो पहला जो जनरली विषय होता है वो भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में अध्ययन किया जाता है कि भारत विश्व में कहाँ पर स्थित है, उसकी लंबाई चौड़ाई, सबसे उत्तरी बिंदु दक्षिणी बिंदु, ये सब क्या है। तो बहुत बेसिक चीज़, भारत की स्थिति क्या है विश्व में और भारत के विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसी चीज़ का हम अध्ययन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो अगर हम देखें इस वीडियो का एजेंडा क्या है, तो ये है कि भारत की स्थिति और भारत का विस्तार, स्थिति और विस्तार, इस चीज़ का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें, जो ज्योग्राफी होता है, भूगोल, वो लैटिन भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है। यो मेनो के लैटिन भाषा का एक शब्द है जो है जियो, और दूसरा शब्द है ग्राफी, GRAPHIE, जियोग्राफी। जियो का मतलब होता है लैंड या कहें कि भूमि, और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन, वर्णन। और ये दोनों ही जो शब्द हैं, जियो और ग्राफी, ये दोनों ही किस भाषा के शब्द हैं? तो ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, भूमि वर्णन। अंग्रेजी में बोले तो जियो का मतलब होता है अर्थ, EARTH, और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, DESCRIPTION, डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब हुआ कि अर्थ डिस्क्रिप्शन या कहें डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। तो भूगोल का एकदम शाब्दिक अर्थ बाय एटिमोलॉजी के लिए अगर देखा जाए तो भूगोल का मतलब हुआ भूमि का वर्णन। भूमि का वर्णन दो तरीके से हो सकता है, एक भूमि की सतह के ऊपर का अध्ययन, एक भूमि की सतह के नीचे का अध्ययन। यानी एक होता है जियोग्राफी, GEOGRAPHY, जियोग्राफी। एक होता है जियोलॉजी, GEOLOGY। जियोलॉजी का मतलब होता है भूगर्भ शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र। और जबकि ज्योग्राफी का मतलब है भूगोल। भूगोल में हम जनरली लगभग सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जो ज्योग्राफी एक जनरल विषय है जिसमें हम सभी प्रकार की जितने भू वैज्ञानिक अध्ययन हो सकता है, जियोमॉर्फोलॉजी हो सकता है यानी कि भू आकृति विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जैव भूगोल, पर्यावरण भूगोल, मानव भूगोल, कह लें कि सौर मंडल का जो अध्ययन करते हैं, मृदा भूगोल हो गया, पेडोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, सब चीज़ का अध्ययन करते हैं जनरली हम भूगोल में। लेकिन जब भूगोल की अलग अलग शाखाओं में हम जाते हैं तो वो एक स्पेशल फील्ड हो जाता है। यानी कि ज्योग्राफी जो है वो एक जनरल फील्ड है, जनरल यानी कि सामान्य विषय है, जबकि जियोलॉजी एक स्पेसिफिक विषय है यानी कि विशेषीकृत विषय है। भूगोल में हम कई सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट दैट वी स्टडी इन ज्योग्राफी, बट जियोलॉजी में हम मुख्य रूप से जो पृथ्वी के अंदर की चीज़ें होती हैं, यानी भू के गर्भ में जो चीज़ें हैं उसका अध्ययन करते हैं। यानी जैसे हमारा ये पृथ्वी की सतह है, तो पृथ्वी की सतह के नीचे जितनी भी हलचलें हो रही हैं कि प्लेटें कैसे खिसक रही हैं, प्लेटें कैसे पास में आ रही हैं, कैसे वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, कैसे अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, कैसे पृथ्वी की सतह से नीचे जाते हैं तो पृष्ठ की मोटाई कितनी है, मेंटल कोर कितना है, उसकी तापमान कितनी है, डेंसिटी कितनी है, फिर अंदर क्या क्या हमें मेटल मिल रहे हैं, क्या क्या माइनिंग कर सकते हैं, धरती के अंदर में कितना पानी है, मिट्टी का जो मृदा परिच्छेदिका होती है वो क्या है। तो जितनी भी पृथ्वी की सतह के नीचे का जो भी अध्ययन करेंगे, यानी इंटीरियर ऑफ द अर्थ, द स्टडी ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ या द स्टडी ऑफ अर्थ्स इंटीरियर इज कॉल्ड जियोलॉजी। यानी पृथ्वी के गर्भ का अध्ययन, पृथ्वी की सतह से नीचे का जो भी अध्ययन करेंगे वो सब के सब जियोलॉजी यानी कि भूगर्भ शास्त्र में आ जाएगा। और जियोग्राफी में हम पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट का भी अध्ययन करते हैं, यानी आंतरिक जो हिस्से हैं पृथ्वी का उसका भी अध्ययन करते हैं, पृथ्वी का जो एक्सटीरियर पार्ट है यानी कि पृथ्वी की सतह के ऊपर, उन सब का भी अध्ययन करते हैं। और
पृथ्वी की सतह का भी अध्ययन करते हैं, यानी कि जो सरफेस है उस चीज़ का भी अध्ययन करते हैं। तो ज्योग्राफी में जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग, पृथ्वी का बाहरी भाग, पृथ्वी का सतह, इन तीनों का अध्ययन करते हैं, जबकि जियोलॉजी में केवल हम पृथ्वी के जो इंटीरियर पार्ट है उसी बात का अध्ययन करते हैं। तो ये मुख्य रूप से मोटी मोटा इसका अंतर हो गया। तो अब यहाँ से हम विषय की शुरुआत करते हैं, भारत की स्थिति कहाँ पर है। तो ये बहुत ही जनरल चीज़ था। अब समझ लें भारत की स्थिति जो है वो कहाँ पर है। हमारी पृथ्वी आप जानते हैं कैसी है। पृथ्वी हमारी गोल है? नहीं, पृथ्वी हमारी गोल नहीं है। चपटी है? नहीं, चपटी भी नहीं है। तो पृथ्वी हमारी कैसी है? पृथ्वी दरअसल अगर हम एक्चुअली में देखें तो पृथ्वी कुछ हमें ऐसी दिखेगी, यानी ऐसे थोड़ा सा यहाँ से उभरा हुआ, फिर यहाँ पे थोड़ा सा आएंगे ऐसे करके, थोड़ा सा ये ऐसे करके पृथ्वी है एकदम ओरिजिनल में अगर देखें तो। यानी कि पृथ्वी कहीं से धंसा हुआ है ऐसा करके, और कहीं पे उभरा हुआ है। तो पृथ्वी का हम अध्ययन आसानी से कर नहीं सकते। अगर ऐसा शेप में हम कैसे पढ़ेंगे पृथ्वी को? तो इसलिए जो ज्योग्राफर हैं, जो भूवैज्ञानिक हैं, या कह लें कि जो भूगोलविद हैं, उन्होंने इसके अध्ययन की सुविधा के लिए क्या किया, एक बहुत बढ़िया इंतजाम कर दिया। इंतजाम ये किया कि जो उभरे उभरे हिस्से हैं, मतलब जो धंसे हिस्से हैं, उसको उभार दिया, ऐसे कर दिया, और जो उभरा हिस्सा है उसको दबा दिया। यानी अब ये जो बना, ये चीज़ इस टाइप का शेप, इस चीज़ का हम अध्ययन करते हैं। पृथ्वी दरअसल ये नीले वाली जैसी है, लेकिन पढ़ाई में सुविधा हो इसलिए जो वैज्ञानिक हैं वो उभरे हिस्से को थोड़ा दबा देते हैं, दबे हिस्से को थोड़ा सा उभार देते हैं, और इस तरीके से एक आकृति का निर्माण होता है। वो आपको थोड़ा दिख रहा होगा कि थोड़ा सा अंडे के आकार का है। यानी हमारी पृथ्वी कैसी है? अंडाकार है। अंडाकार मतलब पढ़ने की सुविधा के अनुसार दरअसल उभरी है, कहीं धंसी है, और मोटी मोटा ओवल के शेप में है अगर हम 2D डायमेंशन में देखें तो। यानी हमारी पृथ्वी किस आकृति में है? तो हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, ज्वाइड, GEOID, ज्वाइड। इसका हिंदी मीनिंग हो गया भू-आभ। तो हमारी पृथ्वी कैसी है? भू-आभ के शेप में है, या अंग्रेजी में ज्वाइड के शेप में है। ज्वाइड का ये मतलब हुआ कि जिसका टॉप वाला हिस्सा चपटा हो, बॉटम वाला हिस्सा चपटा हो, दोनों साइड वाला हिस्सा उभार हो। इधर से उभार है और इधर से चपटा हुआ है, और जो हमारी पृथ्वी है उसके एक्सिस, ये जो एक्सिस है, ये इसको बोलते हैं एक्सिस। एक्सिस वह रेखा होता है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाता है, और पृथ्वी के एकदम बीचों बीच से धंसाते हुए, मतलब एकदम बीचों बीच से होकर के जाता है, उत्तरी दक्षिणी ध्रुव को मिला देता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को। तो उसको बोलते हैं एक्सिस। तो अपने एक्सिस पे हमारी पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यानी ये जो झुकाव है वो कितना है? वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो ऐसा गोला जो साइड साइड से उभरा हुआ है, चपटा हुआ है, उभरा हुआ है, धंसा हुआ है, और ऊपर नीचे से चपटा हुआ है, और अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है, तो उसको बोलते हैं ज्वाइड। तो हमारी पृथ्वी इस तरीके से है। तो हो गया पृथ्वी। लेकिन पृथ्वी पे देखें हमारी भारत की स्थिति क्या है। पृथ्वी पर हमारी भारत की स्थिति क्या है? तो आपको बता दिए कि पृथ्वी हमारी थोड़ी सी 23.5 डिग्री अक्ष पे झुकी हुई है, ऐसा। ये हमारी अर्थ, पृथ्वी। पृथ्वी में आप जानते हैं कि कुछ रेखाएं खींचते हैं, जो बड़ी बड़ी रेखाएं होती हैं, जिसको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, लैटिट्यूड्स बोलते हैं अंग्रेजी में। जब 0 डिग्री लैटिट्यूड हम खींचते हैं ऐसा, इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, या इसी को हम बोल सकते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इसी को हम बोल सकते हैं इक्वेटर अंग्रेजी में, इक्वेटर। ये जो भूमध्य रेखा है ये पृथ्वी के एकदम सेंटर के बीचों बीच से नहीं जाती है, बल्कि पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पे बीचों बीच में होकर जाती है, चारों तरफ ऐसे घूम करके। ऐसा हमारी पृथ्वी है तो उसके चारों तरफ ऐसे एकदम बीचों बीच में एक रेखा खींच देते हैं, जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो जब 0 डिग्री भूमध्य रेखा हम खींच देते हैं तो पृथ्वी हमारी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। ऊपरी हिस्से को बोल देते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और जो निचला वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। तो अगर हम उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के संदर्भ में बात करें तो हमारी पृथ्वी पड़ती है उत्तरी गोलार्ध है।
लेकिन यदि हम पृथ्वी को इस तरीके से बांट दें, 0 डिग्री देशांतर अगर हम खींच दें ऐसा, ये है अपना 0 डिग्री देशांतर, जिसको हम कह लें कि वो लाइन जो ग्रीनविच से होकर के जाती है, लंदन के ग्रीनविच से होकर के जाती है 0 डिग्री, जिसको अंग्रेजी में प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलें तो प्राइम मेरिडियन लाइन बोलते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर ये पृथ्वी की सतह पे आर्कटिक वाले हिस्से से होते हुए लंदन, फिर अफ्रीका काटेगी, फिर पश्चिमी अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से को काटते हुए फिर नीचे अटलांटिक मिल जाएगी। तो पृथ्वी की सतह पर ऐसे हमारा पृथ्वी है, तो ऊपर से लेकर के नीचे तक गए और फिर पीछे से ऐसे मिलाते हुए ऐसे जो गोला खींच देते हैं ऐसा करके, यानी इधर से आए फिर इसके पीछे से ऐसे खींचते हुए ऐसा गोला, तो इसको बोलेंगे 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांट देती है। तो इस वाले गोलार्ध को, पूरे पूरे गोलार्ध को बोल देंगे पश्चिमी गोलार्ध, यानी कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और इस वाले पूरे पूरे गोलार्ध को बोल देंगे, इस वाले लाइन के इस तरफ वाले गोलार्ध को बोल देंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है? 0 डिग्री अक्षांश जो है पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट देती है। ये पूरा हिस्सा उत्तरी है, ये पूरा दक्षिणी है। और 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी को 2 गोलार्धों में फिर से बांट देती है, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। तो अगर हम पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध के संदर्भ में बात करें तो हमारी भारत है पूर्वी गोलार्ध में। यानी ओवरऑल देखें तो हमारी भारत की अवस्थिति ग्लोब पर कहां पर है? तो ग्लोब में है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। हमारी पृथ्वी किस गोलार्ध में है? तो हमारी पृथ्वी है उत्तर पूर्वी गोलार्ध, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो ये सबसे पहले हमने देख लिया विश्व में भारत की क्या स्थिति है। अब देख लें कि जो है भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है उसको हम देख लेते हैं इसी वाले ही चित्र में। इन सबको हम मिटा दें। आई होप यू माइट बी अंडरस्टूड दिस फैक्ट्स अबाउट द अर्थ। अब देखिए भारत की जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। अक्षांश मतलब वो रेखाएं जो पड़ी पड़ी हैं। आपको मैंने बता दिया विश्व में भारत की स्थिति क्या है, वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। मतलब कि अगर हम ऐसे करके हम बना ले भारत को इस तरीके से, और आप ये भी जानते होंगे कि भारत जो है वो चतुष्कोणीय है, ना कि त्रिकोणीय है। ऐसा प्रश्न भी कभी कभी पूछ सकते हैं कि भारत किस शेप में है। तो भारत एक चतुष्कोणीय है, यानी कि 4 कोण बनाता है। तो हम 4 कोण सिंपल सा ऐसे बना करके समझ लें कि भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। आप जानते हैं कि ये 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा है। 0 डिग्री के जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे डिग्रियां हमें अक्षांश रेखाएं मिल जाती हैं। जब हम 8 डिग्री अक्षांश ऐसे खींचते हैं, ये 8 डिग्री अक्षांश, तो हमारी भारत का जो मुख्य भूमि है, जैसे हमारा भारत जान रहे हैं कि अंडमान निकोबार में भी तो बसा हुआ है, ऐसा ये भी तो भारत है। लेकिन मुख्य भूमि का जो दक्षिणी हिस्सा है वो 8 डिग्री पर अवस्थित है। फिर जब और ऊपर जाएंगे तो 8 9 10 ऐसा ऐसा अक्षांश मिल जाएंगे। तो जब 37 डिग्री अक्षांश पर हम पहुंचेंगे, ऐसा 36 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड पर, उत्तरी अक्षांश पर पहुंचेंगे, तो हमें भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु मिल जाएगा। यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री उत्तरी से लेकर के 37 डिग्री उत्तरी तक। इसको और ज्यादा अगर क्लियर सेंस में अगर बात करें तो हम ये बोल सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ये क्लियर हो गया होगा। अब भारत का देशांतरीय विस्तार देखें। आप जानते हैं कि ये 0 डिग्री देशांतर होता है, 0 डिग्री देशांतर, और ये 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश देशांतर पृथ्वी को 2 भागों में, पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध में बांट देती हैं। जैसे जैसे इस तरफ आते हैं वैसे वैसे हम 1-1 डिग्री पूर्वी देशांतर में पहुंचते हैं।
तो जब हम 68 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे करते करते जब हम 68 डिग्री ऐसे यहां पर पहुंचते हैं, ये वाला पॉइंट, तो ये 68 डिग्री पूर्वी देशांतर है। समझ रहे हैं? ये हो गया अपना 68 डिग्री पूर्वी देशांतर। और क्लियर बोले तो 68 डिग्री कहने की 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर वाली जो लाइन जाती है वो भारत के सबसे पश्चिमी वाले हिस्से को टच करते हुए पास करती है। और जब ये देशांतर, एक लाइन ऐसे जाती है देशांतर, ये ऐसे करके ये वाला, तो ये वाला जो देशांतर है, इस देशांतर का नाम है 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यानी भारत का देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो ये हो गया अपना अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। एकदम क्लियर हो गया होगा। तो ये हो गया अपना क्लियर। अब हम ये देख लें कि जो भारत का सबसे उत्तरी सबसे दक्षिणी बिंदु है वो क्या है। भारत का सबसे उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी बिंदु कौन सा है। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि इसको बोलते हैं मुख्य भूमि, और बाकी हिस्से को जो है पूरे भारत का हिस्सा मानते हैं। लक्षद्वीप को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, ये सबको सम्मिलित रूप से भारत कहते हैं। लेकिन भारत का मुख्य भूमि ये वाला हिस्सा है। मुख्य भूमि उस भूमि को कहते हैं जो एक खंड में पूरा पूरा है, यानी किसी सागर, समुद्र या उस रूप में बटा नहीं हुआ है। पूरे एक खंड में अगर कोई पूरा भूमि वाला क्षेत्र है तो उसको मुख्य भूमि बोलते हैं। जैसे अगर हम देखें जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका कंट्री है, यूएसए, यहाँ पे ये यूएसए, तो यूएसए का ये वाला पूरा पार्ट मुख्य भूमि कहलाएगा। जबकि अलास्का भी तो यूएसए का पार्ट है, लेकिन अलास्का मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं है। ऐसे ही हवाई द्वीप जो समुद्र में है, ये पैसिफिक ओशन में, ये हवाई द्वीप, ये भारत, इसका यूएसए का जो है एक राज्य है, स्टेट है। यूएसए के 50 स्टेट हैं, तो 50 स्टेट में से एक स्टेट हवाई द्वीप भी है जो कि पैसिफिक ओशन में है, प्रशांत महासागर में है। लेकिन इसको मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं मानेंगे। मुख्य भूमि ये हो गया, और ये सब सम्मिलित रूप से यूएसए कहलाएंगे, लेकिन मुख्य भूमि ये है। ऐसे ही मुख्य भूमि ये है, ये सारा अदर हिस्सा कहलाएंगे। तो अब इस संदर्भ में अगर ये चीज समझ में आ गया होगा तो हम देख लें कि सबसे उत्तरी दक्षिणी बिंदु भारत का और मुख्य भूमि का क्या है। तो हम एक नक्शा ही बना लेते हैं छोटा सा समझने के लिए, ऐसे करके। ठीक है, ये ऐसे बना लिया। ये अपना हो गया छोटा सा प्यारा सा भारत। अब इसका जो सबसे उत्तरी पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है अपना सबसे उत्तरी पॉइंट, ये वाला। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है इंदिरा कॉल। इसका नाम है इंदिरा कॉल, CALL बोल रहे हैं, इंदिरा कॉल। तो अगर कोई पूछे कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, सियाचिन ग्लेशियर है, उसके उत्तर में अवस्थित है इंदिरा कॉल। ये कितने डिग्री पर है? तो ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है इंदिरा कॉल, जो कि किस यूटी में है? तो ये यूनियन टेरिटरी पड़ता है अपना लद्दाख वाला। ये जो यूटी है इसका नाम है लद्दाख, और ये वाला जो यूटी है इसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। तो लद्दाख के यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर सबसे उत्तरी बिंदु है। मुख्य भूमि पर जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो यहां पर है। केरल में है कि उसमें है? तमिलनाडु में।
तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सबसे दक्षिणी बिंदु ये जो है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, इसी को केप कैमोरिन भी हम बोल देते हैं, केप कैमोरिन। कन्याकुमारी बोल रहे हैं या केप कैमोरिन बोल रहे हैं, ये 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। ये भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। क्लियर एकदम। और एक चीज जान लें, कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का सम्मिलन बिंदु कन्याकुमारी में होता है। और कन्याकुमारी प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जहां से 3 सागर अलग हो जाते हैं, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। ठीक है। अब भारत का सबसे जो इधर का बिंदु है, पश्चिमी बिंदु, ये कौन सा है? तो यहां से एक देशांतर हम खींचते हैं, आपको पता है, ऐसे एक देशांतर खींच देंगे जिसका नाम है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर भारत के सबसे पश्चिमी हिस्से को छूते हुए जाता है, जो कि गुजरात के कक्ष में है। गुजरात के कक्ष में एक स्थान है गौर माता। क्या नाम भैया? गौर माता। गौर माता, कभी कभी इसको गौर मोहता भी बोल देते हैं, गौर माथा भी बोल देते हैं। तो गुजरात के कक्ष में स्थित है गौर माता। ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो वो 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है जिसका नाम है किबीथू। क्या नाम भैया? किबीथू। तो ये किबीथू भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, सबसे ईस्टर्न पॉइंट है। लेकिन अगर प्रश्न में ये पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो भारत आपको पता है कि अंडमान निकोबार में भी तो भारत है जी सर, ऐसे ऐसे जाता है। और एक चीज ध्यान रखना है कि ये जैसे 8 डिग्री 4 मिनट है, ये वाला लाइन, इस लाइन का नाम है 8 डिग्री 4 मिनट। तो अंडमान निकोबार 8 डिग्री 4 मिनट के नीचे भी है। इसका मतलब ये जो सबसे निचला बिंदु है, ये वाला, ये दरअसल 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। मतलब 0 डिग्री अक्षांश से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री ऐसे मिलेगा, तो 6 डिग्री 45 मिनट पर ही भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु मिल जाता है। यहां पर जब और आएंगे 7 डिग्री 8 डिग्री, तो 8 डिग्री पर मिलेगा मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। लेकिन ओवरऑल भारत का दक्षिणी बिंदु पूछे तो यहां पर है, ये द्वीप है अंडमान निकोबार का। इस द्वीप का नाम है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, ये ऐसे बोलने महान निकोबार या बड़ा निकोबार। ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणी जो ये किनारा है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इसी का पहले नाम रखा गया था पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट, इसी का एक नाम और है जिसको बोलते हैं पार्सन पॉइंट। पार्सन पॉइंट। तो ये संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कि ग्रेट निकोबार पर इंदिरा पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। 2004 में जब भूकंप के कारण सुनामी आई थी हिंद महासागर में, तो बहुत सारे दक्षिण एशिया वाले देश जो है इससे प्रभावित हुए थे। सिंगापुर, म्यांमार, ये सारे देश उसमें प्रभावित हुए थे। भारत भी बहुत इसमें प्रभावित हुआ था, हजारों लोगों की जान गई थी। और उसी समय ये ग्रेट निकोबार का जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ये डूब गया था। डूब गया था मतलब वहाँ पे जंगल डाइवर्सिटी अच्छे से थी, उसको बहुत नुकसान हुआ था उस समय। तो ये मेरे ख्याल से सबसे उत्तरी दक्षिणी सब बिंदु एकदम क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से रिकॉल कर लें, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख में है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी, केप कैमोरिन भी इसको बोल देते हैं, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। लेकिन पूरे संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु बोले तो वो ग्रेट निकोबार पर इंदिरा पॉइंट है, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। सबसे पश्चिमी बिंदु है
जो कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर है, जिसका नाम है गौर माता। वो ध्यान रखना है गुजरात के कच्छ में अवस्थित है, ना कि सौराष्ट्र में। ये ऊपरी हिस्से को बोलते हैं कच्छ और निचले हिस्से को बोलते हैं सौराष्ट्र। तो कच्छ में है गौर माता, और सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में किबिथु। तो ये हो गया इसका सारा के सारा उत्तरी दक्षिणी ये छोर जो है ये चीजें। अब हम थोड़ा सा ये भी आपको बता दें कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, बता दें। जी सर। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, अंडमान निकोबार भी इरेज कर दे रहे हैं। भारत तो बना ही रहने दें, मान लीजिए कुछ काम ही लगे तो भारत बना रहने दें। अब हेडिंग आप डाल सकते हैं क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल एकदम क्लियर कट टू कट याद होना चाहिए, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है। अब पूरे विश्व का जितना भी स्थल वाला भूभाग है उसका 2.4% जो है वो भारत है। ध्यान रखना है, पूरे पृथ्वी का 2.4% भारत नहीं है, बल्कि पूरे पृथ्वी पर जितने कॉन्टिनेंट हैं स्थल वाला भाग, पूरे विश्व के असली भाग का 2.4% भारत है। ठीक है, चलिए। लेकिन यहाँ पे पूरे विश्व की कितनी आबादी रहती है, तो अगर आबादी की बात करें तो पूरे विश्व की लगभग 17.5% या कहना 18% आबादी भारत में निवास करती है। जबकि भूमि पूरे विश्व का 2.4%, ये आप देख सकते हैं। पूरे विश्व में जितने भी शुद्ध जल है, पीने लायक का पानी है, उसका केवल 4% पानी हमारे भारत में है। सोचिए, 18% आबादी विश्व की, जो विश्व के 2.4% लैंड पे रहती है, और जो विश्व के 4% पानी पीने लायक का प्राप्त करती है, वहां पे कितनी ज़्यादा असुविधा होगी पीने के पानी के लिए और आवास ये अन्य कार्यों के लिए। तो ये है भारत का क्षेत्रफल। आप ये भी जानते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व में 7वें स्थान पर है, 7th प्लेस पर है, एकदम क्लियर याद होना चाहिए। भारत से बड़े 6 देश हैं, उसका भी नाम पता हो। सबसे बड़ा देश है विश्व में जिसका नाम है रशिया। रशिया ये सबसे बड़ा देश है। अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें तो करीब करीब 171 लाख वर्ग किलोमीटर है, 171 लाख किलोमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल है अपने रशिया का। रशिया जो है एशिया में और यूरोप में दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है। ये देख सकते हैं, ये जो एक पीला पीला है ये पूरा पूरा रशिया है। ये रशिया पूरा एशिया में भी है, और यूराल पर्वत के पश्चिम में स्थित जो यूरोप वाला हिस्सा है उसमें भी रशिया अपना स्थित है। तो 171 लाख वर्ग किलोमीटर करीब करीब, इसका पॉइंट में नहीं बता रहे हैं कि एकदम क्या है, लेकिन लगभग 171 लाख किलोमीटर स्क्वायर है रशिया क्षेत्रफल। दूसरे स्थान पर आता है, फिर चले जाएंगे अपना नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, वहां पर कनाडा है। कनाडा का क्षेत्रफल जो है करीब करीब कह लें कि 100 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, 100 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये कनाडा का क्षेत्रफल है। इसके बाद फिर से आ जाएंगे एशिया महाद्वीप में, वहां पर चाइना है। चाइना का जो क्षेत्रफल है वो करीब करीब 96 लाख वर्ग किलोमीटर है, 96 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ये तीसरे स्थान पर है। फिर चौथे स्थान पर आता है, फिर से अगर चले जाए नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, तो उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जिसका क्षेत्रफल हम कह लें 94 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। फिर 5वें नंबर पर जब हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जाएंगे तो वहां पर ब्राजील पड़ता है देश। ब्राजील वो है अपना 5वें स्थान पर। ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्राजीलिया। इसका क्षेत्रफल है 85.1 यानी 85 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है ब्राजील का। फिर छठे स्थान पर आ जाएंगे अपना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि एक देश है और एक महाद्वीप भी है, और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो देश है, और एकमात्र ऐसा देश है जो अकेले महाद्वीप पे बसा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया। इसका क्षेत्रफल करीब करीब 77 लाख वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद 7वें स्थान पर अपना आ जाता है इंडिया, जिसका क्षेत्रफल हमने बताया कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, और पूरा एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कभी कभी ये मिलियन के रूप में भी दे देता है, तो 1 मिलियन में होता है 10 लाख, तो कभी कभी प्रश्न में कह देगा 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, तो इसका मतलब भी यही चीज हुआ। तो ये हो गया अपने भारत का
क्षेत्रफल और विश्व में कहाँ पर उसकी स्थिति है उसको हमने देख लिया। अब देख लें भारत का उत्तरी और दक्षिणी विस्तार हमने देखा था, लेकिन किलोमीटर की भाषा में अगर बात करें तो कितना है उसको भी हम देख लेते हैं। अगर इंदिरा कॉल, यहाँ से इंदिरा कॉल से लेकर के कन्याकुमारी तक अगर देखें ये लंबाई, ऐसा ये लंबाई कितना है, तो ये लंबाई है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। जबकि यहाँ पे गौर माता से लेकर के किबिथु तक अगर लंबाई हम देखेंगे, ये लंबाई ये ऐसा करके, तो ये लंबाई होगा करीब करीब 2933 किलोमीटर। एकदम याद होना चाहिए जुबान पे। उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर, पश्चिम से पूर्व लंबाई 2933 किलोमीटर। याद करने का तरीका क्या हो सकता है, पहले 3 है, उससे कम 2 है, फिर उससे कम 1 है, फिर 3 के बाद 4 है, ऐसे याद हो गया। 2933 में कैसे हो सकता है, ये 2 है, लास्ट में 3 है, और 3 3 9 उसके बाद है, ऐसे करके याद कर लें। लेकिन ट्रिक से याद करना ज़्यादा अस्थायी नहीं होता है। ट्रिक में जितना दिमाग लगाएंगे उससे कम दिमाग लगाने में उसको याद हो जाएगा ना जी। तो ये हो गया अपना लंबाई। अब इसमें हम जो है ये चीज़ देख लें कि जो कर्क रेखा है वो कहाँ कहाँ से होकर के जाती है। एक ही वीडियो में हम बहुत विस्तार से देख लेंगे। अच्छा, कभी कभी ऐसा लाइन पूछ देता है कि गौर माता से किबिथु को मिलाने वाली रेखा क्या सिक्किम से होकर जाएगी, तो जाएगी, देखिए जा रही है ना। गौर माता से किबिथु को मिलाने वाली रेखा सिक्किम से होकर के जाती है। अब हम देखते हैं जो ये अपना है कर्क रेखा, जिसको लाइन ऑफ कैंसर बोलते हैं, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली जो रेखा होती है उसको बोलते हैं। ये भारत के एकदम बीचों बीच से, लगभग बीचों बीच से होते हुए जाती है। अब देख लें कैसे कैसे जा रही है। विश्व में आप जानते हैं जैसे कि ये अपना अर्थ है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, तो 23.5 डिग्री ऊपर जावे करेगा कहीं ना कहीं से, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो यहीं पर अपना भारत था, ऐसे करके ये भारत था, ऐसे ये भारत है यहाँ पे, तो एकदम बीचों बीच से होकर के जाता है, यानी कि यहाँ से ऐसा ऐसा होकर के ये निकल गया। ये जो लाइन है इसका नाम है 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि भारत को एकदम बीचों बीच से काटते हुए जाता है। तो किन किन राज्यों को काटते हुए जाता है उसको हम देख लें। सबसे पहला राज्य है उसमें से गुजरात, ये एक एक राज्य नोट कर लें। सबसे पहला राज्य है अपना गुजरात। दूसरे नंबर पे किसको काटता है, तो काटता है थोड़ा सा राजस्थान काटता है, बहुत बड़ा राज्य है राजस्थान, तो ये अपना है राजस्थान, थोड़ा सा उसको काटते हुए जाता है। फिर इसके बाद है मध्य प्रदेश, जो कि कुछ इस तरीके से है, बड़ा सा ये भी राज्य है, तो मध्य प्रदेश को काटता है। फिर छत्तीसगढ़ इसके बगल में लंबा सा इसे छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ को काट दिया। इसी बगल में छोटा सा झारखंड है जो बिहार से अलग होकर के बना था, इसे काट दिया। झारखंड के बाद है अपना पश्चिम बंगाल, तो ये थोड़ा सा स्केल में नहीं है, पश्चिम बंगाल तो थोड़ा सा ही छोटा सा है, ऐसा करके ये है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल काट देता है। तो इसको थोड़ा सा आप और बड़ा करके देख सकते हैं, देख ही लें का है वो। और राजस्थान को थोड़ा और ऐसे घुमाते हैं, ये बड़ा सा, फिर ये मध्य प्रदेश, फिर ये छत्तीसगढ़, फिर ये झारखंड, बन गया जी। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ध्यान रखना है कि कर्क रेखा जो है मणिपुर को नहीं काटता है, ये प्रश्न कई बार पूछे हैं। तो कर्क रेखा मणिपुर को नहीं काटता, मिजोरम को काटता है। इसमें कोई ट्रिक श्रिक कुछ नहीं,
काहे? क्योंकि जो है ये राज्य पता होने चाहिए एकदम सीरियल से, ऊपर से नीचे, पूरा से पश्चिम, इधर से उधर, पूरा एकदम सीरियल में हमें राज्य जो है पता होना चाहिए। कौन राज्य कहाँ टच कर रहा है, कहाँ कैसी जा रही है, कौन सी लाइनें कहाँ जा रही हैं, सीरियल में पता रहेगा तभी हम सवाल को हल कर सकते हैं, ट्रिक्स नहीं। तो 9 राज्य हो गए कुल मिला के, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्य हुए, 9 नहीं 8 राज्य होंगे जो कर्क रेखा पर अवस्थित है। एक चीज ध्यान रखना है, झारखंड की राजधानी रांची ये एकदम कर्क रेखा के ऊपर अवस्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल वो एकदम नजदीक अवस्थित है, नजदीक, कर्क रेखा से नजदीक है, उसके ऊपर नहीं, नजदीक है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर ये भी नीचे है। मध्य प्रदेश में एक स्थान है सांची, विदिशा, ये एकदम कर्क रेखा के नजदीक है। ठीक है, ये चीजें, गांधीनगर इसके नीचे है, भोपाल इसके नीचे है, छत्तीसगढ़ की राजधानी तो काफी नीचे है, झारखंड की राजधानी एकदम उसी पे है, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता के इसके नीचे है, काफी नीचे है। ठीक है, हुगली नदी के किनारे अवस्थित है कोलकाता शहर। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला जो है ये कहाँ पर अवस्थित है, ऊपर के नीचे, तो इसको देख लीजिएगा, कर्क त्रिपुरा और अगरतला इसकी मिजोरम की राजधानी उसके ऊपर है कि नीचे है। तो ये हो गया अपना एकदम क्लियर कट टू कट कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्य में है। एक रेखा और है जिसको बोलते हैं मानक समय रेखा, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि भारतीय मानक याम्योत्तर रेखा। भारतीय मानक याम्योत्तर रेखा मतलब क्या है कि जो देशांतर रेखा होती है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा जाती है। पूरी पृथ्वी को देशांतरों में भी बांटा गया है, 360 लाइनें जाती हैं जिसको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। हर एक देशांतर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व ऐसे घूमती रहती है, ऐसे घूमती रहती है। ठीक है, देखें जैसे ये अपनी पृथ्वी है, थोड़ा सा हम इसको समझाई दें फिर हम माना क्या मतलब रेखा पे आते हैं। ये है अपनी पृथ्वी, पृथ्वी इधर से इस तरफ मूव कर रही है, ऐसा ऐसे ऐसे मूव कर रही है, ऐसे ऐसा। ठीक, यहाँ पर है सूरज, सूरज की किरणें पृथ्वी पर पड़ रही हैं, ये पृथ्वी पर पड़ रही हैं सूरज किरणें, पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे। ठीक, ये वाला हिस्सा है पूरब, भारत है यहाँ पर, ये है 0 डिग्री। आप बताएं कि पृथ्वी जो है 24 घंटे में एक राउंड पूरा घूम जाती है, यानी 24 आवर में पृथ्वी एक राउंड पूरा घूम जाती है, यानी कि एक राउंड घूमने का मतलब 360 डिग्री घूम जाती है। ये तो वैसे मतलब एक बार खींचने का मतलब कितना हुआ, एक वृत्त यानी 360 डिग्री। तो पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री एंगल घूम जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक घंटे में कितना घूम जाएगी, तो 360/24 ना, यानी 12 2 24, 12 3 36, 0 2 1 2 15, यानी एक घंटा में पृथ्वी जो है 15 डिग्री घूम जाती है। तो एक मिनट में कितना घूमती है, यानी 60 मिनट में 15 डिग्री है ना। तो 1 डिग्री कितने मिनट में, तो 1 डिग्री 60/15 मिनट में, यानी 15 चौको 60, यानी 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। ठीक, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट समय लगता है। मतलब कि ये कि यहाँ से इसे 1 डिग्री जा रही है, 2 डिग्री जा रही है, 3 डिग्री जा रही है, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे लाइन जा रही हैं। ये घूम करके उधर चला जाएगा। तो एक देशांतर के बीच में 4 मिनट का फर्क होता है, यानी सूर्य किरणें अगर इस पे पड़ रही हैं इस समय, तो 15 डिग्री पश्चिम में जाएंगे तो समय 1 घंटा कम हो जाएगा, और 15 डिग्री पूर्व में जाएंगे तो समय 1 घंटा बढ़ जाएगा। तो हर एक देश अपने या जो देशांतर रेखा होता है उसके अनुसार टाइम जोन में अपने देश को बांटते हैं। भारत को भी ऐसे एक
रेखा है जिस पर जो समय बज रहा होता है वो पूरे देश का समय मान लिया जाता है। जिस देश का देशांतरी विस्तार बहुत लंबा होता है वहाँ पर एक से ज़्यादा मानक याम्योत्तर रेखाएं मान ली जाती हैं। जैसे कि रशिया, वहाँ पर 11-12 मानक याम्योत्तर रेखाएं हैं, लेकिन भारत में एक ही मानक याम्योत्तर रेखा है जो इधर से ऐसा होकर के निकलता है। ये इसका नाम है 82 डिग्री, 82 सही 1/2, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर समय रेखा माना जाता है, जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर गया था। हम देख लेते हैं राज्य भी। सबसे पहला ये यूपी, तो पहला यूपी से होकर जा रहा है, दूसरा छत्तीसगढ़ से होकर जा रहा है, मध्य प्रदेश से भी होकर जाता है, ध्यान रखना है इसे। यूपी, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा, ये ओडिशा, फिर आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से होकर गया कौन सा? IST मानक याम्योत्तर समय रेखा 5 राज्यों से होकर जाता है। यूपी, दूसरा MP, तीसरा CG यानी छत्तीसगढ़, चौथा ओडिशा और 5वां AP आंध्र प्रदेश। ये जो मानक याम्योत्तर समय रेखा है ये इलाहाबाद के नैनी से होकर के जाता है। भारत में इलाहाबाद के नज़दीक मिर्ज़ापुर है, जिसके पास में नैनी है, नैनी जेल है, नैनी जो है ट्रेन वहाँ पे चलती है, बहुत फेमस स्थान है, तो वहाँ से जाता है ये लाइन। ये हो गया अपना मानक याम्योत्तर समय रेखा के बारे में भी। अब जो है इसकी कुछ अन्य बिंदु पर हम चर्चा कर लें, लेकिन हम IST के बारे में थोड़ा सा और चीज़ें जान ले पहले। जैसे आप जान रहे हैं कि अगर भारत का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक याम्योत्तर समय रेखा माना जाता है, तो इसका मतलब ये कि यहाँ से 0 डिग्री जो है पश्चिम में पड़ेगा, और 0 डिग्री याम्योत्तर पे जो समय हो रहा होगा उससे यहाँ पर बजने वाला समय आगे होगा, क्योंकि सूर्य तो इस तरफ है, पूरब की तरफ। सूर्य किरणें पहले अरुणाचल पड़ेंगी, फिर इस पे पड़ेंगी, फिर इस पे पड़ेंगी, फिर जाके इस पे पड़ेंगे, यानी यहाँ पर 4 पहले बज जाएगा और यहाँ पर 4 बाद में बजेगा। इसका मतलब कि यहाँ पर अगर 12 बज रहा है, कब? दोपहर का, मतलब आफ्टरनून का 12 बज रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर 5.5 घंटा समय आगे होगा। ठीक, यहाँ पर समय 5.5 घंटा आगे होगा, यानी कितना बज जाएगा? यहाँ पर यहाँ 5:30 बज जाएगा, है ना जी सर। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे यहाँ पर मान लो कि सवेरे का 4 बजा, यहाँ पर मान लो 4 बजे सूर्य निकल रहा है किबिथु में, तो यहाँ पर सूर्य निकलेगा 6 बजे, यानी कि यहाँ के समय में और यहाँ के समय में 2 घंटे का अंतर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो बिंदु है ये 97 डिग्री पर अवस्थित है और ये वाला बिंदु जो है वो 68 डिग्री पर अवस्थित है। तो 97 में से 68 हटाई कितना हो जाएगा? लगभग 29, उसको हम 30 मान लेते हैं, 30 डिग्री। यानी भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 30 डिग्री है और हर एक डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। तो 30 डिग्री में कितना अंतर हुआ? 30 गुणे 4, ये 4 तियां 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। यानी यहाँ के समय से यहाँ के समय में 2 घंटे का अंतर होगा। तो ज्यादा अच्छी स्थिति क्या हो सकती है समय के लिए कि ऐसे बिंदु पर समय को मानक समय मान लिया जाए जो लगभग बीच में हो, यानी 82.5 डिग्री 68 और 97 के बीच में पड़ेगा। ठीक, 7.5 के गुणक के रूप में और किसी देश के लगभग मध्य से जाने वाली रेखा जो होती है उसी को मानक याम्योत्तर रेखा मानने का रिवाज है। तो भारत में ये दोनों ही जो नियम है उस फॉलो होता है कि भारत लगभग 20 से भी जाती है और 7.5 डिग्री के गुणक में भी मिलती है। जैसे 68 और 82.5 में अंतर कितना है? 68 2 70, 12 14 है, 14 डिग्री का अंतर है ना, यहाँ से यहाँ के बीच में 14.5 डिग्री का अंतर है। ठीक, और गुणक कितना होना चाहिए? 7.5 डिग्री का, यानी 7.5 गुणे अगर 2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा लगभग
7 दूनी 14, 14 15 के आसपास मिल जाएगा। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पर है। तो लगभग हम देख रहे हैं कि 7.5 के गुणक में ये वाली लाइन मिल जाती है और भारत के बीच में से भी जाती है। तो ये मान लेते हैं अपना मानकीय महत्व समय रेखा। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में कभी हम और डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से ये प्रथम वीडियो में इतना पर्याप्त रहेगा। इसके बाद हम कौन सा राज्य तट पे है, कौन सा राज्य जो है कैसी सीमा बना रहा है, फिर जो जलीय सीमा है ये कहाँ तक जाती है, इन सब की चीज़ जो बेसिक चीज़ें हैं उसका हम डिस्कशन करेंगे दूसरे वाले वीडियो में। तीसरे वीडियो में डिस्कशन करेंगे जो ये असली सीमा बनाती हैं, जैसे पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य, चीन से ये भोपाल, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश हैं, इन सब से कौन कौन से राज्य सीमा रेखा बनाते हैं, इसका हम बहुत डिटेल में अध्ययन करेंगे, एकदम डिटेल में घुस करके। सर, भारत पर किस राज्य पर सूर्य की किरणें सबसे पहले पहुंचती हैं? यहाँ अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश सूर्य की किरणें सबसे पहले पहुंचते हैं क्योंकि ये पूरब में है और पृथ्वी ऐसे ही घूम रही है जी। तो ये वाला चीज सबसे पहले सूर्य के सामने पड़ जाएगा। ठीक है, तो इधर किरणें पहले पड़ी, फिर घूमते घूमते 4 मिनट में यहाँ किरणें पड़ेंगी, अगले 8 मिनट में यहाँ पड़ेंगी, फिर ऐसे से एक एक डिग्री जैसे से घूमेगा, हर 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगा। ठीक, तो सूर्य किरणें धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएंगी और 2 घंटे बाद सूर्य किरणें इस पे पड़ जाएंगी। जब ये वाला हिस्सा घूम करके यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला हिस्सा पीछे चला जाएगा ऐसा। तो ये है पूरा का पूरा इस वीडियो का छोटा सा संक्षिप्त रूप से परिचय। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि भूगोल का एक हम पूरा विस्तृत प्लेलिस्ट एक तैयार करेंगे। आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो जाएगी। भारत का भूगोल हो, विश्व का भूगोल हो, जियोमॉर्फोलॉजी हो, ओशनोलॉजी हो, कोई भी चीज़ हो, एनीथिंग एकदम डिटेल में दबदबा के अध्ययन करेंगे। तो आपसे प्लीज़ गुजारिश है कि बहुत शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।